चैप्टर 1 रिश्ता। लोहे के गेट से होकर जब गाड़ी गोयल मेंशन की ड्राइववे में दाखिल हुई, तब दोपहर की धूप सफ़ेद मार्बल पर चमक रही थी। लिविंग एरिया में हर कोना इस बात का गवाह था कि यह घर सिर्फ शान शौकत का नहीं, बल्कि इतिहास और ताकत का हिस्सा है। सिद्धि कपूर लाल सिल्क की साड़ी में बेहद शांत मगर तीखे चेहरे के साथ सोफे पर बैठी थी। उनके ठीक सामने साहिल और सुनैना गोयल, जो अपने परिवार और बिजनेस की प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते थे। हम चाहते हैं, सिद्धि ने बड़ी सादगी से कहा, कि हमारे बेटे सार्थक और आपकी बेटी आशी के रिश्ते को एक नाम मिले। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। सुनैना ने अपनी चूड़ियों को संयम से सरकाया और साहिल की ओर देखा। साहिल ने विनम्रता से सिर हिलाया। बिल्कुल, लेकिन हम आखिरी निर्णय आशी से पूछ कर ही लेंगे। उधर गोयल इंटरप्राइजेज के हेड ऑफिस में एक लंबा सजीला मीटिंग रूम और उसके बीचों बीच खड़ी थी एक लड़की। उसके स्ट्रेट बाल कंधों को छू रहे थे और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो कहती थी, मुझे कमजोर मत समझो। आशी गोयल, उम्र लगभग 27, चेहरा ठंडा लेकिन आंखें ज्वालामुखी। वो सामने लगी स्क्रीन की ओर देख रही थी। सामने खड़े एम्प्लॉय ने पिच प्रेजेंटेशन खत्म किया ही था कि उसने चुटकी बजा दी। रुको, ये क्या दिखा रहे हो तुम मुझे? ये स्कूल प्रोजेक्ट नहीं, कंपनी का ब्रांड लॉन्च है। उसके शब्द सख्त थे, लेकिन आवाज में कपकपी नहीं, वो पूरी तरह कंट्रोल में थी। तुम सबकी छुट्टी, वो कहती है और रूम से बाहर निकल जाती है। उसके स्टाइलिश हील्स की आवाज़ मार्बल फ्लोर पर धमक की तरह गूंजती है। उसके जाते ही उस एम्प्लॉय और उसकी टीम ने आशी के असिस्टेंट की ओर देखा, इस उम्मीद से कि शायद उन्हें दूसरा मौका मिले और जॉब से ना निकाला जाए। असिस्टेंट उन्हें देख बिना कुछ कहे चला गया। वो नहीं जानता था कि आशी उसके कहने पर मानेगी या नहीं। मीटिंग रूम से निकलते वक्त भी आशी की चाल में वही तेजी थी, जैसे हर लम्हा उसे किसी फैसले की तरफ धकेल रहा हो। लंबे कॉरिडोर से होते हुए जब वह अपने केबिन में दाखिल हुई, तो दरवाज़ा खुद ब खुद उसके पीछे बंद हो गया। यह कोई आम केबिन नहीं था। ऊंची छत, फर्श से लेकर छत तक शीशे की दीवारें और सामने शहर की असीम इमारतें जो एक तरफ सपने दिखाती थीं, तो दूसरी तरफ अतीत की धुंध में कुछ छुपा हुआ महसूस कराती थी। वो सीधे अपनी कुर्सी पर बैठी और कंप्यूटर की बड़ी स्क्रीन पर झुकी। फाइल्स, डेटा, बिजनेस नंबर, सब कुछ उसकी हथेली में था। लेकिन उसका ध्यान जैसे कुछ और ढूंढ रहा था। तभी मोबाइल स्क्रीन जल उठी। पापा कॉलिंग। उसने बिना देर किए कॉल उठाया। जी पापा, उसने कहा, आंखें अब भी कांच की दीवार के पार फैले शहर पर टिकी थी। फोन की दूसरी तरफ से साहिल गोयल की धीमी सधी हुई आवाज आई, बेटा, तुम्हारे लिए सार्थक कपूर का रिश्ता आया है। तुम जानती हो, अब तुम्हारी उम्र हो चली है, लेकिन अंतिम फैसला तुम्हारा होगा। हम कोई दबाव नहीं डालेंगे। कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई, जैसे कोई पुरानी याद फिर जख्म बनकर धड़क गई हो। आशी ने धीरे से सांस ली, फिर कहा, पापा, क्या होगा जब मेरी असली पहचान सबके सामने आ जाएगी? उसकी आवाज में पहली बार एक दरार थी, जो दर्द से नहीं, डर से थी। फोन के उस पार भी कुछ क्षण मौन रहा। रात का समय, दिल्ली के एक आलीशान होटल में कॉर्पोरेट इवेंट की चकाचौंध अपने चरम पर थी। हॉल के अंदर गोल्डन झूमर की रोशनी में हर चेहरा दमक रहा था। राइसी और रसूख की महक हर कोने में घुली हुई थी। गोयल इंटरप्राइजेज की सीईओ आशी गोयल एक शानदार ब्लैक गाउन में अपने मजबूत आत्मविश्वास और बिजनेस स्टाइल के साथ लोगों से बातें कर रही थी। हर कोई उसके व्यक्तित्व से प्रभावित था, लेकिन उसके भीतर वो अब भी अतीत की किसी परछाई से आंख चुराती चल रही थी। इसी बीच एंट्रेंस पर एक नई आहट हुई। सार्थक कपूर, गहरे नीले सूट में, हल्के स्टबल के साथ, आंखों में गंभीरता और चाल में ठहराव। उम्र लगभग 29 साल। उसकी एंट्री किसी फिल्म के हीरो की तरह नहीं थी, बल्कि एक ऐसे आदमी की तरह थी जो खुद अपनी कहानी का आखिरी चैप्टर लिखने आया हो। सार्थक की आंखें जैसे ही हॉल में घूमी, वो सीधे आशी पर आकर थम गईं। वो जानता था कि उसकी फैमिली उन दोनों की शादी करवाना चाहती है, और आशी, जो अब तक हर निगाह का सामना बिना झुके करती थी, इस बार एक पल के लिए ठिठकी। शायद इसलिए नहीं कि वो पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली थी, बल्कि इसलिए कि उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ जवाब थे। वो दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े। मिस गोयल, सार्थक ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। मिस्टर कपूर, आशी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मगर उसकी मुस्कान में वो गर्मजोशी नहीं थी जो आमतौर पर स्वागत में होती है, बल्कि एक दीवार थी। आशी एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, सुना है मिसेस कपूर आज हमारे घर आई थी, आपका रिश्ता लेकर। सार्थक बेफिक्री से बोला, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस शादी में। तो अपनी बात पर अड़े रहना। इतना बोल आशी दूसरी ओर चली गई। कॉर्पोरेट इवेंट अपने पूरे शबाब पर था। शैंपेन के गिलास हवा में उठ रहे थे। बिजनेस डील्स की बधाइयों में मुस्कुराहटें बिखरी थीं।
लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले ही पल एक चीख सब कुछ बदल देगी। आग आग लग गई है। हॉल के बाईं ओर से उठती लपटें पंखे की हवा से फैलती चली गईं। चीख पुकार मच गई। लोग अपनी ड्रेस और हील्स छोड़ भाग रहे थे। सुरक्षाकर्मी अलर्ट मोड में आ गए। पर बीच हॉल में एक जगह कोई एकदम स्थिर था। आशी। उसकी आंखें फैल गईं, लेकिन आवाज जैसे गले में अटक गई हो। लपटों में उसे फिर वही दिखा, 10 साल पहले की रात। नहीं नहीं प्लीज। उसकी सांसें तेज हो गईं, पसीने की बूंदें माथे से फिसलने लगी। आशी हॉल के एक कोने में घुटनों में चेहरा छिपाए बैठ गई। पैनिक अटैक की चपेट में आए। इधर सार्थक की नजर उस पर पड़ी। उस भीड़ में अफरा तफरी के बीच बस एक चेहरा ऐसा था जो भाग नहीं रहा था बल्कि ठहर गया था। उसने बिना सोचे समझे जैकेट से अपना चेहरा ढका और लपटों के बीच घुस गया। आशी। वो चिल्लाया। धुएं के बीच उसे ढूंढता रहा। जैसे ही वो कोने तक पहुंचा, वो आशी को फर्श पर बैठी पाता है कांपती कांपती और गहरे ट्रॉमा में डूबी हुई। हे लुक एट मी। उसने घुटनों के बल बैठते हुए आशी के चेहरे को थाम लिया। आग फिर से वो आग। मम्मी पापा वो चले गए। आशी की बड़बड़ाहट में सार्थक का दिल जैसे थम गया। मैं यहाँ हूँ, अब कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उसने उसे अपने बाहों में समेट लिया। लपटें अब और करीब थी, लेकिन उसके आलिंगन में आशी का कंपन थोड़ा थमा। सुरक्षाकर्मी उन्हें ढूंढते हुए पहुंच चुके थे। सार्थक ने आशी को उठाया और दमकल की मदद से बाहर निकल आया। बाहर की हवा अब भी धुएं से भरी थी, लेकिन आशी की आंखें अब एक नए डर से भरी थीं। रात के 3 बजे का वक्त था। नई दिल्ली का नामी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल सफेद रोशनी में डूबा था, लेकिन एक फ्लोर पर बेचैनी हर कोने में पसरी थी। आईसीयू के बाहर बैठा सार्थक कभी अपनी उंगलियां चटकाता, कभी घड़ी की ओर देखता और कभी बस आईसीयू के दरवाजे की ओर टिक जाता। उसका मन अब भी कुछ देर पहले की लपटों और आशी की कांपती आंखों में उलझा था। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। साहिल और सुनैना गोयल तेजी से बाहर निकले। दोनों के चेहरे पर साफ घबराहट और पसीना था। सुनैना की आंखें नम थीं और साहिल की सांसें बेकाबू। वो सीधे सार्थक के पास पहुंचे। बेटा, आशी कैसी है? साहिल की आवाज कांप रही थी। सार्थक खड़ा हुआ, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर आईसीयू से बाहर आ गया। सभी की निगाहें उसकी तरफ मुड़ गईं। डॉक्टर, हमारी बेटी कैसी है? सुनैना ने बिना रुके पूछा। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। उन्हें पैनिक अटैक आया था। हमने इंजेक्शन दिया है और उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अभी बेहोश है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। सुबह तक होश आ जाएगा। एक क्षण को पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। साहिल ने माथा पकड़ लिया, जैसे सालों पुराना डर फिर से लौट आया हो। वो फिर से उस आग में लौट गई थी। सुनैना की बुदबुदाहट सिर्फ सार्थक ने सुनी। क्या मतलब? उसने चौंक कर पूछा, लेकिन सुनैना ने सिर झुका लिया, जैसे कुछ ऐसा था जो अब तक छिपाया गया था। सार्थक कुछ बोलता, उससे पहले नज़ ने आकर कहा, आप में से कोई एक आकर आशी को देख सकता है। सुनैना और साहिल ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर सुनैना धीमे कदमों से कमरे की ओर बढ़ी। सार्थक वहीं खड़ा रहा, लेकिन अब उसके दिमाग में सवालों की आग लग चुकी थी। आईसीयू का दरवाज़ा धीरे से खुला। सुनैना गोयल हल्के हल्के कदमों से भीतर आई। चारों तरफ मशीनों की धीमी आवाज़ और दवाओं की महक हवा में तैर रही थी। उनकी नज़र जैसे ही बिस्तर पर पड़ी, एक पल को उनकी सांस रुक सी गई। सफ़ेद चादर में लिपटी उनकी बेटी आशी, जो दिखने में शांत थी पर भीतर कहीं टूट चुकी थी, वो रुकी। उनकी आंखों में एक पुरानी तस्वीर तैर उठी। डॉक्टर, चेहरा पूरी तरह झुलस चुका है, बचने की संभावना बहुत कम है, अब सिर्फ चमत्कार ही इसे वापस ला सकता है। वो डॉक्टर की गूंजती हुई आवाज़ आज 10 साल बाद भी उतनी ही ताज़ा थी। सुनैना बिस्तर के पास आई और चुपचाप आशी का हाथ थाम लिया। उसके चेहरे को नज़दीक से देखा, नींद में भी हल्की भौहें सिकी हुई थीं, शायद कोई सपना फिर से वही दर्द दोहरा रहा था। मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकती। सुनैना की आवाज़ में दर्द था, जो अब तक शब्दों से छुपाया गया था। वो हादसा तुझे आज भी अंदर ही अंदर जला रहा है। तेरा आग का डर बढ़ता जा रहा है बेटा। वो सिर्फ धुआं नहीं था, वो तेरी रूह में उतर गई थी। उन्होंने उसका माथा छूते हुए कहा, तू अब आशी है, लेकिन वो आज भी तेरे भीतर अब भी जिंदा है, और जब तक तू उसे अपनाएगी नहीं, तब तक चैन नहीं मिलेगा। तुझे हिम्मत करनी होगी मेरी बच्ची, इस नई जिंदगी को अपनाना होगा, वरना अतीत हर बार किसी आग में बदलकर तुझे घेरता रहेगा। उनकी आंखों से आंसू टपक कर आशी के हाथ पर गिरे और आशी की उंगलियों में एक हल्की सी हरकत हुई। सुनैना चौंकी नहीं, बस मुस्कुरा दी। माँ की ममता सब सुनती है बेटा, सब समझती है। आईसीयू के बाहर गहरा सन्नाटा पसरा था।
मशीनों की धीमी आवाजें और अंदर बाहर आते डॉक्टरों की हलचल के बीच सार्थक चुपचाप खड़ा था। उसकी निगाहें आईसीयू के उस कांच के दरवाजे पर टिकी थी जिसके उस पार आशी अब भी बेहोश थी। तभी सार्थक हल्के कदमों से उसके पास आया। सार्थक ने झिझकते हुए पूछा, सर, क्या आशी के साथ कभी कोई हादसा हुआ था? वो इतनी पैनिक क्यों हो गई? साहिल की आंखों में पल भर को अतीत की धुंध उतर आई। उसने एक लंबा सांस लिया और धीमे स्वर में बोला, एक हादसे ने मेरी बच्ची की पूरी दुनिया बदल दी सार्थक। उसी हादसे की आग ने उसकी हंसी, उसका बचपन, सब कुछ जला दिया था। सिर्फ उसके जख्म नहीं, उसकी रूह भी झुलस गई थी। अब जब भी वो आग की लपटें देखती है, वो फिर से उसी दर्द में लौट जाती है। वो डरती है इतनी कि खुद पर से उसका कंट्रोल चला जाता है। साहिल की आवाज़ भारी हो गई थी, लेकिन वो अपनी भावनाओं को समेटते हुए बोले, वो बाहर से भले ही स्ट्रांग लगती हो, लेकिन अंदर कहीं एक छोटी सी बच्ची अब भी उस रात से बाहर नहीं निकल पाई। सार्थक ने चुपचाप सिर झुका लिया। उस दिन के बाद उसके लिए आशी सिर्फ एक नाम नहीं, एक अधूरी कहानी बन गई थी जिसे वो अब पूरा समझना चाहता था। किस डर की बात कर रही है सुनैना? क्या कारण है आशी के पैनिक होने का? चैप्टर 2। आशी को पैनिक अटैक आया था। वो हॉस्पिटलाइज्ड थी। अब आगे। कमरा हल्की सी पीली रोशनी में डूबा हुआ था। बाहर की हलचल से दूर सार्थक कपूर अपने कमरे की खामोशी में जैसे किसी और ही समय में खोया था। उसकी आंखें एक पुरानी तस्वीर पर टिकी थीं, एक 16 या 17 साल की लड़की की, जिसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में रहस्यमयी गहराई थी। तस्वीर थोड़ी धुंधली थी, लेकिन वो आंखें बहुत कुछ कहती थीं। वो तस्वीर देखने के दौरान ही अचानक आशी की आंखें उसकी नज़रों के सामने घूम गईं। वही गहराई, वही बेचैनी, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ पर कह न पा रही हूँ। सार्थक की भौहें हल्की सी तनी, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? वो बुदबुदाया। ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंक कर सीधा बैठा और जल्दी से वो तस्वीर ड्रॉयर में रख दी। दरवाज़ा खुला। सामने उसकी माँ सिद्धि कपूर खड़ी थी, संयमित, लेकिन आंखों में कुछ कहने की जल्दी थी। सार्थक, उसकी आवाज़ में कठोरता नहीं, एक आदेश था। मैं तुम्हारी शादी आशी गोयल से करवाना चाहती हूँ, और मैं इसमें नहीं सुनना चाहती। ये तुम्हारे पापा का फैसला है। कल वो इंडिया आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उस दिन तक सब कुछ फाइनल हो जाए। सार्थक ने धीरे से सिर झुकाया, फिर नजरें उठाई। माँ, आप जानती हैं ये शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है, एक समझौता। मैं इसमें दिल नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा दिल आज भी उसका इंतजार कर रहा है। सिद्धि की आंखों में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। 10 साल हो गए सार्थक, 10 साल। वो मर चुकी है, ये सारी दुनिया जानती है, और अब तुम्हें भी अपने दिल और दिमाग को समझाना होगा। उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जाते जाते ठहर गईं। अपने पापा के खिलाफ जा सकते हो क्या? या फिर सिर्फ अतीत में जीते रहना चाहते हो? इतना कहकर वो चली गईं, और कमरे में रह गया सिर्फ सन्नाटा और सार्थक की आंखों में सवालों से भरी वो तस्वीर। उधर हॉस्पिटल में धधकती आग, गाड़ी की बॉडी धुएं में लिपटी हुई थी। सामने का हिस्सा लगभग जलकर राख हो चुका था। कार की आगे वाली सीट पर बैठे 2 लोग आग में बुरी तरह झुलस रहे थे। चीखें, मदद की पुकारें और धुएं में घुटती सांसें उस दृश्य को और भयावह बना रही थी। उसकी लोअर बॉडी काम नहीं कर रही थी। पीछे की सीट पर एक छोटी सी, सिर्फ 17 साल की लड़की अधमरी हालत में थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा एक आदमी तेजी से पीछे मुड़ा और उसे बाहर धक्का दे दिया। जान बचाने के लिए या खुद को बचाने के लिए, ये कोई नहीं जानता। पर देर हो चुकी थी। वो लड़की भी लपटों की चपेट में आ चुकी थी। एक गहरी सांस के साथ अचानक आशी ने झटके से आंखें खोलीं। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, माथे पर पसीना और आंखों में डर की परछाई थी। कमरा डिम लाइट में नहाया हुआ था। सामने वाले सोफे पर उसके पापा साहिल बैठे बैठे ही नींद की गिरफ्त में थे। वो रात भर जागे थे। आशी की हालत देखकर सुनैना को जबरन घर भेज दिया था, पर आशी की नज़र उस अजनबी पर पड़ी। काले कपड़े, मास्क और एक सन्नाटा जो उसके साथ कमरे में भर गया था। वीआईपी आईसीयू का वो कोना जैसे ठहर गया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आशी की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन वो धीरे बोली ताकि साहिल की नींद न टूटे। जाए, पापा जाग गए तो। वो शख्स अपनी जगह से नहीं हिला, बस उसी शांत आवाज़ में बोला, तुम चिंता मत करो, सिर्फ ये बताओ तुम ठीक हो? आशी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अब बेहतर हूँ। उसकी नज़र बार बार साहिल की ओर जा रही थी। प्लीज़ जाए, कोई देख लेगा। वो शख्स कुछ पल रुका, फिर चुपचाप उठकर बाहर चला गया। दरवाजे के बाहर आईसीयू के उस स्पेशल कॉरिडोर में एक और आदमी खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर बिना एक शब्द बोले, जैसे किसी अदृश्य कोड के तहत, एक अलग हॉस्पिटल विंग की ओर बढ़ गए। कमरे के भीतर
आशी की सांसें अब भी अनियमित थीं, पर उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। जैसे वो शख्स कोई दुश्मन नहीं बल्कि कोई भूत था, अतीत का या फिर उसकी अधूरी कहानी का। आशी धीरे धीरे उठी, उसकी सांसें अभी भी भारी थीं। कमरे की नर्म रोशनी में उसका चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था। उसने एक नज़र अपने पास सोफे पर सोए साहिल पर डाली, थकान उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। चुपचाप वह उठी, कुछ पल उनके चेहरे को देखती रही, फिर उनके पास जाकर धीरे से उनकी गोद में सिर रखकर लेट गई। साहिल को अपनी गोद में अचानक कोई हलचल महसूस हुई। उनकी पलकें थरथराईं, फिर धीरे से आंख खुल गईं। उन्होंने देखा, उनकी बेटी, उनकी जान, आशी उनके सीने से लगी थी। बिना कुछ कहे उनके हाथ स्वाभाविक रूप से आशी के बालों में चले गए, जैसे बरसों से यही इंतजार कर रहे थे। कुछ पल की खामोशी के बाद आशी की टूटी हुई आवाज गूंज उठी, पापा, 10 साल हो गए, उस हादसे से आज तक नहीं उभर पाई मैं। उसका गला भर आया था। साहिल ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उनकी आंखों में आंसू भी थे और हिम्मत भी। मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है, वो बोले। तू बिजनेस वर्ल्ड में एक मिसाल है आशी। उस हादसे ने तुझे रोका नहीं, गड़ा है। वो उसके माथे को चूमते हुए बोले। अब उस डर को डराना होगा। याद रख, डर के आगे जीत है। आशी की आंखों से बहता एक आंसू साहिल की हथेली पर गिरा और उस एक बूंद में 10 सालों की पीड़ा, संघर्ष और अधूरापन भूल गया। साहिल ने आशी का चेहरा सहलाते हुए कहा, बेटा, मुझे पता है तू अब भी उस बीते वक्त से बाहर नहीं निकल पाई है, लेकिन जिंदगी कभी थमती नहीं और ना ही थमने देती है। आशी चुप थी, पर उसकी आंखें साहिल की आंखों में जवाब ढूंढ रही थीं। साहिल ने धीरे से कहा, सार्थक अच्छा लड़का है, समझदार है, जिम्मेदार है और सबसे बड़ी बात, तुझे वही आग से निकाल कर लाया था। जान बचाई थी तेरी, कोई अजनबी नहीं है वो। आशी ने चौंक कर देखा, जैसे किसी भूले हुए पल ने फिर से दस्तक दी हो। मैं नहीं कहता कि तुझे अभी हाँ कहनी चाहिए, साहिल बोले, पर किसी न किसी से तो शादी करनी ही है ना, तो क्यों ना उस इंसान को एक मौका दिया जाए जो तुझसे जुड़ चुका है, तुझे समझने की कोशिश करता है। फिर वो थोड़ी देर रुककर बोले, कोई जबरदस्ती नहीं है, बस एक बार उसके साथ बाहर जा, बात कर, समझ उसे। अगर लगे कि उसका साथ तेरे घावों को भर सकता है तो आगे बढ़ना, वरना पीछे हट जाना। तेरा ये बाप हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा। आशी की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने उसके जीवन के अगले पन्ने की ओर इशारा किया था, बिना किसी दबाव के, सिर्फ प्यार और विश्वास के साथ। वो चुपचाप साहिल के सीने से लग गई, जैसे एक टूटी हुई आत्मा को फिर से दिशा मिल गई हो। कुछ समय बाद आशी और साहिल गोयल मेंशन के बड़े से गेट से अंदर दाखिल हुए। घर की दहलीज पर एक बेचैन आत्मा बार बार लिविंग एरिया में चहलकदमी कर रही थी, सुनैना। उसकी आंखें लगातार दरवाजे पर टिकी थीं और दिल में एक ही बेचैनी, मेरी बच्ची ठीक तो है ना। जैसे ही दरवाज़ा खुला और सामने आशी को देखा, सुनैना खुद को रोक नहीं सकी। वो लगभग दौड़ती हुई आगे बढ़ी और आशी को कसकर अपने सीने से लगा लिया। मम्मा, अब इतना इमोशनल भी मत होइए, आशी ने हंसते हुए कहा। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आग से थोड़ा डर लगता है, बाकी तो आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है, एक एक को पछाड़ सकती है। सुनैना हल्के से उसकी गाल थपथपाते हुए साहिल की ओर देख मुस्कुराई। देख रहे हैं साहिल जी, रात को इसने हमारी जान निकाल दी थी और अब बड़ी बड़ी बातें कर रही है, पागल कहीं की। फिर आशी से बोली, जा बेटा, फ्रेश होकर आ, तेरे लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बनवाया है। आशी मुस्कुराती हुई सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। सुनैना फिर धीरे से साहिल के पास आकर खड़ी हो गई, हाथ बांधे, आंखों में राहत और प्यार लिए बोली, अब आपको क्या अलग से कहूँ, जो रात हमने काटी है वही जानते हैं। कुछ देर बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सवेंत शांत भाव से नाश्ता सर्व कर रहे थे। किसी बोल में खिचड़ी थी, किसी में दलिया, कहीं उबली सब्जियां, तो कहीं फ्रूट्स और सलाद। आशी ने सामने रखे व्यंजन देखे और फिर एक लंबी सांस भरकर, थोड़ी सी मुंह फुलाकर साहिल की ओर देखा। साहिल ने कंधे उचका दिए, मानो कह रहे हो, मेरी कोई गलती नहीं। सुनैना उनकी अदाएं देखकर मुस्कुराए और बोली, सब समझती हूँ मैं, ये जो इशारे हो रहे हैं न, सब दिख रहा है, पर अब चुपचाप सबको यही खाना है, कोई बहाने नहीं। फिर खास तौर पर आशी की ओर देखकर बोली, तू अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई है, यही हेल्दी खाना तुझे ताकत देगा। आशी ने मुंह बनाते हुए एक चम्मच दलिया उठाया और मन ही मन बोली, सिर्फ आग ही नहीं, अब से खाने से भी डर लगेगा। डाइनिंग टेबल पर एक मीठी सी मुस्कान बिखर गई थी, एक नॉर्मलसी की वापसी, जो हादसों के बीच भी जिंदगी को फिर से जीना सिखा रही थी। सुनैना ने वानी से कहा, ये बिजनेस सूट चेंज करके आज घर से बाहर नहीं जाएगी तू। आशी ने फिर एक बार साहिल जी और देख, साहिल ने अपने हाथ खड़े कर दिए।
जैसे कह रहे हो तेरी माँ के आगे मेरी नहीं चलती। चैप्टर 3 गोयल मेंशन। करीब 10 बजे सुनैना धीमे कदमों से लिविंग एरिया में आई। चाय की प्याली उनके हाथ में थी, लेकिन निगाहें बार बार सीढ़ियों की ओर जा रही थी। उन्हें अंदेशा था कि आज भी आशी कुछ न कुछ नया करेगी। तभी उन्होंने देखा, डोरबेल बजी और नौकर ने दरवाज़ा खोला। गुड मॉर्निंग मैम। सर। नव ने भीतर आते हुए औपचारिकता से सिर झुकाया। वो हाथ में 2 फाइल्स और एक लैपटॉप बैग लिए हुए था। साहिल ने चौंकते हुए पूछा, नव तुम ऑफिस से यहाँ कैसे? उससे पहले कि नव कुछ कहता, सुनैना ने आंखें तरेरी और तल्ख लहजे में पूछा, क्या काम अब घर पर होगा या ये घर अब ऑफिस बन गया है? नव थोड़ा असहज हुआ लेकिन संयत स्वर में जवाब दिया, मैम आशी मैम ने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं। उन्होंने कहा था यहीं आकर डिस्कस करूं। इतने में आशी की आवाज़ पीछे से आई। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, सादगी भरी ऑफिस वियर में, लेकिन चेहरे पर वही दृढ़ता जो उसे कभी थकने नहीं देती थी। माँ। आशी ने ठहर कर कहा, आपने ऑफिस जाने से मना किया था, ऑफिस को घर बुलाने से नहीं। सुनैना का चेहरा तमतमाया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि साहिल ने उन्हें आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा किया। आशी ने नव की ओर इशारा किया, आओ नव, स्टडी रूम में चलते हैं। नव ने एक बार फिर साहिल और सुनैना को झुककर ग्रीट किया, फिर श्रद्धा से अपनी बॉस के पीछे हो लिया। सुनैना अब भी वहीं खड़ी थी। चाय अब तक ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उनका गुस्सा उबल रहा था। देख रहे हो साहिल, इसे तो किसी की बात की कोई परवाह ही नहीं रही। मन मुताबिक चलती है। हम इस लड़की की शादी करने की सोच रहे हैं। साहिल ने चुपचाप सिर झुकाया। वो जानता था, बीच में बोलने से मामला और बिगड़ जाएगा। स्टडी रूम। गर्म धूप बाहर के कांच से छनकर अंदर आ रही थी। कमरे में हल्की रोशनी और गंभीर सन्नाटा पसरा था। टेबल पर बिखरे चार्ट्स, लैपटॉप स्क्रीन पर खुले स्लाइड्स और आशी की टोन, सब कुछ बता रहा था कि यह कोई कैजुअल बातचीत नहीं, बल्कि गंभीर प्रोजेक्ट डिस्कशन चल रहा है। नव अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए बोला, मैम, मैं जानता हूँ मार्केटिंग टीम से पिछली बार बड़ी चूक हुई, लेकिन अगर आप चाहें तो उन्हें एक और मौका दिया जा सकता है। पहली गलती मानकर आप माफ़ कर दें। उन्हें भी अब समझ आ गया है कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना कितना ज़रूरी है। आशी कुछ पल तक मौन रही। उसकी आंखें सीधे नव पर टिकी थीं, तीखी पर ठंडी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा था। फिर उसने धीमे से एक लंबी सांस ली, चेयर से पीठ सीधी की और बर्फ सी सधी आवाज में बोली, नव, ये बिजनेस है। यहाँ भावनाओं से ज्यादा भरोसे की कीमत होती है, और वो उन्होंने खोया है। नव कुछ कहने को हुआ, लेकिन आशी ने हल्के से हाथ उठाकर उसे रोका। फिर बोली, ठीक है, इस बार पहली और आखिरी गलती मान रही हूँ। समझो कि माफ कर रही हूँ, लेकिन आगे से एक भी चूक तो उन्हें नई टीम नहीं, नई नौकरी ढूंढनी होगी, और तुम्हें भी। नव ने चुपचाप सिर झुकाया। उसकी आंखों में राहत और जिम्मेदारी दोनों का भाव था। आशी ने अपनी नजरें स्क्रीन पर टिकाई। अब फोकस करो, प्रेजेंटेशन कल क्लाइंट के सामने है, और मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहती। कमरे का माहौल फिर से पेशेवर बन गया था, लेकिन नव के चेहरे पर अब कहीं ज्यादा गंभीरता थी, क्योंकि उसे अब पता था उसकी बॉस माफ कर सकती है, लेकिन दोहराव की गुंजाइश वहां नहीं है। दूसरी ओर सार्थक का ऑफिस। सार्थक अपने केबिन में चुपचाप बैठा था। भारी कांच की दीवारों से शहर का भागता हुआ ट्रैफिक साफ दिखाई दे रहा था, मगर उसकी निगाहें वहीं टिकी थी, एकदम खाली। सामने आर्यन खड़ा था, उसका असिस्टेंट, एक फाइल हाथ में लिए। सार्थक ने बिना उसकी ओर देखे धीरे से फाइल की ओर इशारा किया। खन्ना ग्रुप्स के साथ अगले हफ्ते की मीटिंग अरेंज करो। जी सर। आर्यन ने सिर हिलाया और पलटकर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, रुक गया। कुछ क्षण चुप्पी रही, फिर वह झिझकते हुए बोला, सर, आपके डैड मिस्टर संयम ओबरॉय आज इंडिया आ रहे हैं। क्या आप एयरपोर्ट? उसकी बात अधूरी ही रह गई। सार्थक ने एक ठंडी तैरती हुई नज़र उसकी ओर डाली, ऐसी नज़र जिसमें न गुस्सा था न सवाल, बस एक सख्त दीवार थी, जैसे कोई भाव आने से पहले ही दम तोड़ देता हो। आर्यन ने बिना कुछ कहे सिर झुकाया और केबिन से चुपचाप बाहर चला गया। दूसरी ओर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वीआईपी गेट से एक अधेड़ उम्र का आदमी निकला। सधे हुए कदम, महंगे सूट में लिपटा एक रुतबे वाला व्यक्तित्व। चेहरा अनुभवों से भरा था, लेकिन आंखों में एक थकान थी, जैसे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया हो, छीन भी लिया हो। वो थे संयम ओबरॉय, सार्थक के पिता। बाहर पार्किंग में एक चमचमाती ब्लैक BMW खड़ी थी। उसके पास एक लड़की करीब 24 साल की, दूधिया रंग, भूरे लहराते बाल जो कमर तक हवा में लहरा रहे थे। आंखों में उत्सुकता और होठों पर एक खिलता सा इंतजार था। वह आती गाड़ी को देखकर सिर उठा रही थी, जैसे किसी खास शख्स को पहचानने के लिए दिल धड़क रहा हो।
जैसे ही संयम सामने आए, वह मुस्कुराए, फिर उनके पास दौड़कर आए और गर्मजोशी से उन्हें गले लगा लिया। डैड, वेलकम बैक। संयम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर वो कुछ बोले नहीं। लड़की ने दरवाजा खोला, उन्हें बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठी। BMW का इंजन गड़गड़ाया और गाड़ी तेजी से एयरपोर्ट की भीड़ से निकलकर शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी। गोयल मैंशन, शाम 6 बजे। सूरज की आखिरी किरणें अब खिड़की से छनकर घर की दीवारों पर गिर रही थीं। हल्का सा सुनहरा उजाला स्टडी रूम के दरवाजे तक पहुंच रहा था। आशी स्टडी रूम से बाहर निकली, उसकी चाल तेज थी, चेहरा शांत, मगर आंखों में एक अलग सी गंभीरता। उसके ठीक पीछे उसका असिस्टेंट नव कुछ आखिरी बातें याद दिलाते हुए बाहर की ओर बढ़ा। नव ने झुककर हल्के स्वर में कहा, मैम, कल सुबह क्लाइंट की कॉल फिक्स है। ठीक है, आशी ने संक्षेप में कहा। नव अपनी गाड़ी में बैठा और कुछ ही पलों में वहां से निकल गया। उसके कुछ सेकंड बाद आशी भी अपने डार्क ब्लू मर्सिडीज की ओर बढ़ी, कार स्टॉप की और बिना किसी को कुछ बताए रवाना हो गई। ऊपरी मंजिल की बालकनी में खड़ी सुनैना ये सब देख रही थी। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने पर्दे हटाए, गहराई से एक नज़र डाली, फिर धीरे धीरे कमरे में जाकर साहिल के पास पहुंची। साहिल जी, आशी को समझाए। उसका स्वर भारी था, उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं और वो ऐसे चुपचाप कहीं भी निकल जाती है। कल को उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे? क्या हमने उसे कोई तहजीब नहीं सिखाई? साहिल दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखते हुए बोले, शाम के 6 ही तो बजे है सुनैना। किसी काम से गई होगी, अकेले इतनी बड़ी कंपनी संभाल रही है वो। अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो? वो रुके, फिर धीमे और गर्व से बोले, हमारी बच्ची हर सिचुएशन को खुद हैंडल करना जानती है। सुनैना का चेहरा और भी गंभीर हो गया। कल रात की बात भूल गए? आग को देख कैसे कांप गई थी वो। अब भी वो उस 10 साल पुराने हादसे से बाहर नहीं आ पाए हैं। साहिल उठे, उसके पास आकर उसका सिर अपने कंधे पर टिका दिया। एक गहरी सांस लेकर बोले, देख लेना, एक दिन वो उस डर को भी हरा देगी। मॉल पार्किंग। थोड़ी देर बाद शहर की एक बिजी मॉल की पार्किंग में आशी ने अपनी कार पार्क की। वो धीरे से बाहर निकली और बिना इधर उधर देखे एक कोने में खड़ी ब्लैक वोल्वो SUV की ओर बढ़ी। उस कार के भीतर पहले से चाबी लगी थी, जैसे किसी ने उसका इंतजार पहले ही तय कर रखा हो। आशी कार में बैठी, इंजन स्टार्ट किया और शहर की भीड़भाड़ से दूर निकल पड़ी। कुछ किलोमीटर बाद ऊंची इमारतें पीछे छूट गईं। अब सिर्फ घने पेड़ों वाला रास्ता था और हर मोड़ के साथ बढ़ता एक अजीब सा सन्नाटा। कुछ देर में वह एक सुनसान जंगल के बीच बने एक घर के बाहर पहुंची। गाड़ी को स्लो मोशन में पार्क किया और बेझिझक अंदर चली गई। घर का माहौल ठंडा और रहस्यमय था। कम रोशनी, लकड़ी की पुरानी दीवारें और एक कुर्सी जिस पर वो शख्स बैठा था, वही जिसे आशी कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में मिली थी। जैसे ही उसकी नज़र आशी पर पड़ी, वो धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। उसकी आंखें तीखी थीं, आवाज में एक हल्की सी मुस्कान, समय की पाबंद हो तुम। आशी चुप रही, उसकी आंखें कुछ सवालों में डूबी थीं और कमरे में अचानक एक असहज सन्नाटा फैल गया। आगे जानने के लिए बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले।